हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होगे और अपना ख्याल रख रहे होगे। देन बच्चों, फाइनली आज 4 दिनों के बाद लाइट आया है। सबसे पहले तो आपको एक्सट्रीमली सॉरी करना चाहूँगा बच्चों। सॉरी बच्चों, मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया बिकॉज़ उसके पीछे का रीज़न है मेरी कोई गलती नहीं थी। बच्चों, ये जो आप पूरा का पूरा देख रहे हो ना, ये सभी लाइट के बगैर नहीं हो सकता और आपको पता है 4 दिनों से हमारे यहाँ लाइट नहीं थी और उसके पीछे का रीज़न सिर्फ़ इतना सा था कि अभी कुछ दिनों पहले मतलब 4 दिन के पहले एक बड़ा तूफ़ान आया और उस तूफ़ान में ऐसा हुआ कि मतलब सारे जो भी पोल्स होते हैं ना, जिस पर मतलब बिजली के मतलब करंट के वायर्स जो होते हैं वो लटकते हुए हमारे घरों तक आते हैं, वो लगभग 15 टू 16 पोल्स गिर चुके थे। ऐसा कंडीशन हो गया था जिस कारण से लाइट प्रॉपर स्टार्ट नहीं कर पाए हम। और आपको तो पता है भाई, सरकारी काम का मतलब आप सोच भी नहीं सकते क्या स्थिति रहता है। देन फाइनली 4 दिनों के बाद आज वापस से बिजली आई है और मैंने सबसे पहले आपके लिए वीडियो शूट करना शुरू कर दिया। जानते हो बच्चों, बहुत बुरा लगता है जब मैं वीडियो शूट करके आपके लिए नहीं डाल पाता। उसके पीछे का सिर्फ इतना ही रीज़न। और आपको पता है अभी जो सिनेरियो हुआ ना, मतलब हालत खराब हो गया था हमारा बिकॉज़ घर में बच्चा है, ठीक है ना, फैमिली है। अब उस कंडीशन में हुआ क्या कि जो 3 दिन तक तो हमारा बैटरी मतलब हमारा इन्वर्टर हमारा साथ दिया, देन फाइनली चौथा दिन पूरी तरह से फिनिश। अब उस कंडीशन में हुआ क्या, ना लाइट जल रहा है, ना कुछ, यहाँ तक कि मेरा फ़ोन भी डेड होने वाला था। अब कंडीशन सोचो कितना बुरा हुआ होगा। मुझे लगा कि अब लगता है मुझे जनरेटर बुक कर लेना चाहिए। देन फाइनली क्या हुआ, लाइट आ गया, जनरेटर बुक करने का ज़रूरत नहीं पड़ा। पर हाँ, प्रॉब्लम ये हुआ कि अभी गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, देन कूलर, एसी कुछ तो चलेगा नहीं, ज़ाहिर-सी बात है इन्वर्टर से तो कूलर, एसी चलेगा नहीं, सिर्फ फैन। तो मतलब सर्वाइव करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था, मतलब सो नहीं पाया हूँ काफ़ी दिनों से। पर फिर भी देखो, मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आपका क्या फ़र्ज़ बनता है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो सेशन को अगर अच्छा लग रहा हो तो, और शेयर कर देना। अब देखो बच्चों, ये जो टॉपिक है ना, कौन-सा कंसंट्रेशन टर्म, ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट, ठीक है ना, लास्ट टॉपिक है। ये खत्म होने के बाद हमारा चैप्टर पूरी तरह से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। देन फाइनली बच्चों देखो, ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक हमें 12th में ऑलमोस्ट इससे ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा मतलब वास्ट वे में पढ़ना है, मतलब बहुत ज़्यादा डेप्थ में पढ़ना है, बेसिक्स पढ़ना है, बहुत कुछ पढ़ना है। देन फाइनली मुझे तो इच्छा नहीं थी कि मैं इस टॉपिक को 11th में पढ़ाऊँ भी, कोई फ़ायदा होता नहीं है। ज़ाहिर-सी बात है, आप जब जब भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दोगे, तो कंसंट्रेशन टर्म से तो क्वेश्चन आता है, लेकिन 12th के बाद ही ना दोगे, 11th में तो दोगे नहीं, है ना? और दूसरा चीज़, 11th में नॉर्मली इससे क्वेश्चन नहीं आता है, बाकी और सारे टॉपिक से आता है, इससे नहीं आते हुए मैंने देखा है, बोर्ड में भी नहीं देखा है, ठीक है? पर फिर भी चूँकि है, तो बता देता हूँ, क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा, है ना? चलो, अब हम लोग आज क्या देखेंगे, कंसंट्रेशन टर्म को पढ़ेंगे और याद रखना, ये आपको वापस से 12th में यूनिट 1 में देखने को मिलेगा सॉल्यूशन चैप्टर में, ठीक है? अब जैसा कि मैंने आपसे कहा सॉल्यूशन चैप्टर में, देन आपको सबसे पहले क्या जानना होगा, सॉल्यूशन को ही जानना होगा, उसके बाद आप कंसंट्रेशन को समझ सकेंगे, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बातें ना करते हुए। तो देखो, क्या है हमारा, देन चलिए बच्चों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से, जिसका नाम है क्या, सॉल्यूशन, ठीक है? तो हम लोग सॉल्यूशन को समझेंगे कि सॉल्यूशन है क्या। देखो बच्चों, वैसे मैंने आपको इसी चैप्टर में एक टॉपिक पढ़ाया था क्या, मिक्सचर, जिसमें मिक्सचर में मैंने पढ़ा था होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस। चलिए अब यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। जाहिर सी बात है, होमोजेनियस मिक्सचर के ही रिस्पेक्ट, सॉरी, एक्चुअली होमोजेनियस मिक्सचर के रिस्पेक्ट में हम सॉल्यूशन को पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों? जैसे कि समझो, जैसे कि मैंने वाटर लिया, उसमें नमक और चीनी, ठीक है ना, को मिलाया, ठीक है? देन वहाँ जो आपको क्या सॉल्यूशन मिल रहा है, उसी को हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन, ठीक है ना? हमको यहाँ पे होमोजेनियस सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है, ठीक है? तो चलिए समझते हैं, क्या है यहाँ पे देखिए, सॉल्यूशन क्या कहता है, सॉल्यूशन हमसे कहता है, डेफिनेशन क्या है सॉल्यूशन का, डेफिनेशन है सॉल्यूशन का, अ सॉल्यूशन इज होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सबस्टांसेस हुज कंपोजिशन कैन बी वेरिड विद सर्टेन लिमिट्स। जाहिर सी बात है, हम यहाँ पे होमोजेनियस मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे सॉल्यूशन में। और सॉल्यूशन हमसे क्या कहता है, जैसे देखो, जाहिर सी बात है, आप जब भी कोई सॉल्यूशन, एक अच्छा सॉल्यूशन जब आप बना रहे होगे, तो उसमें आप जब कोई भी दो कंपोनेंट को, कोई दो सब्सटेंस को मिलाओगे, तो वो किसी ना किसी लिमिट में ही मिलाओगे, कोई सर्टेन लिमिट में मिलाओगे, कोई फिक्स रेशियो में मिलाओगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कहूँ आप एक अच्छा शरबत बना के दो, शरबत, शरबत मतलब कि जाहिर सी बात है, आपको पता है शरबत क्या होता है, शिकंजी कह सकते हो उसको, ठीक है? तो आपको मैंने कहा आप एक अच्छा सा शरबत मुझे बना के दो, तो ऐसा नहीं ना है कि एक गिलास आप पानी लोगे और उसमें लगातार एकदम मतलब क्या, मतलब 2 किलो चीनी मिला दोगे, ऐसा तो नहीं कर सकते। अच्छा चलो 2 किलो नहीं मिलाओगे, फिर भी ऐसा तो नहीं है कि एक्सेस अमाउंट में आपने शुगर मिला दिया, वो तो बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा। या फिर अगर उसमें आपने नींबू मिलाने की कोशिश करी, तो 3-4 नींबू मिला दिया उस 1 ग्लास वाटर में, वैसा तो नहीं करोगे। मतलब एक अच्छा सॉल्यूशन बनाने के लिए, एक अच्छा शरबत बनाने के लिए आपको उसको एक रेशियो में डालना पड़ेगा। 2 चम्मच चीनी डालोगे, थोड़ा-सा 2-3 बूंद नींबू के डालोगे, हल्का सा 1 चुटकी नमक डालोगे, मिला दोगे, एक अच्छा सा शरबत हमारे सामने तैयार है। मतलब क्या, आप जब भी कोई सॉल्यूशन, एक अच्छा सॉल्यूशन बनाते हो, तो एक फिक्स रेशियो में, एक सर्टेन लिमिट में ही दो कंपोनेंट को क्या करते हो, मिक्स करते हो, इसी को हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन, ठीक है? अब सॉल्यूशन भी कितने तरह का होता है, 2 तरह का। कौन-कौन सा? जाहिर सा बात है, मैंने आपको बताया होमोजेनियस, हेटेरोजेनियस, ये हमने पढ़ा है। होमोजेनियस में पूरी तरह से क्या हो जाएगा, एक सब्सटेंस दूसरे में पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाएगा, और हेटेरोजेनियस में क्या होगा, नहीं होगा। हेटेरोजेनियस में
नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? हेटेरोजेनियस में नहीं होगा। देखो जैसे कि ये देखो येलो वाला था, ऊपर से एक ब्लैक वाला आ गया, ये भी गुस्सा आ गया और ये बोल रहे हाई ये में कहाँ आ गया। मजेदार है ना ये कार्टून तो। चलो अब चलो यहाँ समझ में आ गया। होमोजेनियस पूरी तरह से मिक्स हो जाएगा, हेटेरोजेनियस में दोनों मिक्स नहीं होगा। बोलो क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं? चलो बढ़ते हैं। अब क्या है ध्यान देना। देन जाहिर सा बात है हमने क्या पढ़ा? सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में आप कोई 2 चीज या 3 चीज मिलाओगे। जाहिर सा बात है अभी मैंने क्या कहा, एक ग्लास वाटर में आपने शुगर मिलाया, आपने सॉल्ट मिलाया और लाइम जूस यानी कि नींबू को भी, हल्का सा नींबू के रस को भी मिलाया। देन फाइनली यहाँ हुआ क्या? ध्यान दो। जाहिर सा बात है ये 3 चीजों को मिलाया तो हम इसको पार्टिसिपेट करेंगे, अलग अलग करेंगे। तो अलग अलग करने के लिए क्या करना होगा? देखो एक होगा सॉल्यूट, एक होगा सॉल्वेंट। क्या होगा? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब समझो सॉल्वेंट क्या होगा, सॉल्यूट क्या होगा। नॉर्मली इतना जान के समझो क्या कि सॉल्वेंट हमेशा अमाउंट में ज्यादा होगा और सॉल्यूट हमेशा अमाउंट में कम होगा। तो समझ में आ गया आपको? सॉल्वेंट जो ज्यादा अमाउंट में होगा, सॉल्यूट जो कम अमाउंट में होगा, और सॉल्यूट पूरी तरह से क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा किसमें? सॉल्वेंट में। खत्म हो गया बात। चलो पढ़ के समझाते हैं। देखो यहाँ पे ध्यान दो। देखो क्या है सॉल्यूट का मतलब क्या है? देखो दी कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी, कम क्वांटिटी में होगा, ठीक है, इसी को क्या कहेंगे? इसी को कहेंगे सॉल्यूट। एंड इट इज डिसॉल्व इन सॉल्वेंट। ये आराम से क्या हो जाता है? सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाता है। देन फाइनली सॉल्वेंट क्या है? अ कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन दी लार्जेस्ट क्वांटिटी इज कॉल्ड दी सॉल्वेंट। जाहिर सा बात है कि जो भी चीज, ठीक है ना, ज्यादा होगा हमारे पास तो वो हमारा वो उसको क्या कहेंगे? सॉल्वेंट। ज्यादा मतलब क्या? ज्यादा क्वांटिटी में होगा। बात को समझना। जैसे कि अभी मैंने कहा वाटर लिया एक ग्लास, उसमें मैंने 2 चम्मच चीनी को मिलाया, तो वाटर हमारा क्या हो गया? सॉल्वेंट, और चीनी हमारा क्या हो गया? सॉल्यूट। बोलो क्लियर है? उसी तरह से उसमें नींबू मिलाया, नमक मिला, तो वो सभी क्या है? सॉल्यूट। क्लियर है? और वाटर हमारा क्या है? सॉल्वेंट। बोलो अच्छे से समझ गए? उसी तरह से इस फिगर को देख लो। इस फिगर में भी क्या है? ध्यान दो। इस फिगर में क्या है? ध्यान दो। इस फिगर में क्या है? इस फिगर में देखो सॉल्यूट के पार्टिकल्स ज्यादा, सॉरी सॉल्वेंट के पार्टिकल्स ज्यादा हैं और सॉल्यूट के पार्टिकल्स गिने चुने हैं। आप इसको क्या कर सकते हैं? गिन के देख सकते हैं। बोलो क्लियर हो गया? ये हमारा फिगर हो गया सॉल्यूशन का। सॉल्यूट के पार्टिकल्स कम होंगे, सॉल्वेंट ज्यादा होंगे। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ले लीजिए। तो चलिए बच्चों अब हम देखते हैं क्या आगे देखते हैं। देन फाइनली अब क्या है हमारा? ये आ गया हमारे पास थर्ड स्लाइड। देन अब हमको जानना है कॉन्सेंट्रेशन। देखो बच्चों यहाँ हमको कॉन्सेंट्रेशन टर्म ज्यादा नहीं पढ़ना है, कुछ गिने चुने को पढ़ना है और बस उसी को पढ़ा करके मैं इस चैप्टर को क्लोज कर दूंगा, बिकॉज हमको 12th में इसको बहुत ज्यादा पढ़ना है और पूरा एक यूनिट ही है इसके ऊपर। ठीक है, देन कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, बिंदास होके देख लो, कुछ क्वेश्चन बनवाऊंगा, बना लो, बात खत्म करो, एकदम बिल्कुल फ्री होके बढ़ो। ठीक है ना, क्योंकि अभी हमें इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को 11th में देखना है। क्लियर है? चलिए ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए अब हमारे पास क्या है? कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन किसको कहते हैं? देन अभी मैंने आपको कहा ना कि सॉल्वेंट में, ध्यान से समझना, अभी मैंने आपको कहा सॉल्वेंट में क्या मिलाते हो? सॉल्यूट। तो जाहिर सी बात है किसी न किसी अमाउंट में मिलाते होगे, हाँ या ना? अब जरा सोचो, मैंने क्या बोला? बाबू, मैं तुम्हारे घर गया और तुम्हारा नाम XYZ हो सकता है। देन मैं तुम्हारे घर गया, मैंने कहा बाबू मुझे 1 ग्लास शरबत पिलाओ। ठीक है, आपने क्या करा? आप गए ग्लास में, ठीक है ना, वाटर लिया और वाटर में आपने क्या करा? बोला बड़ी मास्टर साहब आए हैं हमारा घर, शरबत बना के पिलाएंगे। हम बड़का भी दिखाता है। वैसे भी टीचर का कोई इज्जत रह नहीं गया स्टूडेंट के सामने। बहुत कम स्टूडेंट होते हैं जो टीचर्स को सच में इज्जत देते हैं, है ना? तो देखो, तो ठीक है चलो अब अभी बताते हैं। देन वो क्या करेगा? वो लिया वाटर और उसमें क्या करा? नमक, ठीक है ना, चीनी ठीक डाल दिया 2-3 चम्मच, और नमक क्या करा? डालते गया डालते गया डालते गया डालते गया, 1 2 3 4 5 6 10 15 20 जितना हो सकता था उसने नमक को उसमें डिसॉल्व करवा दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ क्या कहूंगा? जैसे ही मैं पीऊंगा, थू ये क्या डाल दिया, तो मतलब क्या हो गया? मतलब आपके सॉल्यूशन में आपका वैल्यू किसका ज्यादा है? अमाउंट किसका ज्यादा है? सॉल्ट का, नमक का। तो मैं क्या कहूंगा? जो यहाँ पे आपने कॉन्सेंट्रेशन, मतलब मैं उसे केमिस्ट्री में ही बोलूंगा, अरे भोंदा सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन इतना क्यों बढ़ा दिया? कहूंगा ना, सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन तुमने इतना क्यों बढ़ा दिया? मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्ट आपने क्या करा? इंक्रीज कर दिया, कॉन्सेंट्रेशन उसका बढ़ा दिया। अब समझ में आ गया कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? देन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्वेंट आर नोन एज कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर हो गया? चलो देखते हैं क्या कर रहा है। द अमाउंट ऑफ, ध्यान दो, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन क्या? पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और इन पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन। अभी जैसे मैंने आपको ग्लास के रिस्पेक्ट में कहा, वो भी कुछ ना किसी वॉल्यूम में होगा, हो सकता है वो ग्लास 200 ml 300 ml का हो, लेकिन चूंकि अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन की बात करनी ही है तो क्यों ना हम उसे लीटर में करें, कोई दिक्कत है नहीं ना? देन लीटर या फिर केजी, लीटर या फिर केजी, मतलब सॉल्यूट जो भी डिसॉल्व होगा किसमें? या तो लीटर में या तो केजी में, उसी को हम क्या कहेंगे? कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन अभी जो मैंने आपको कहा, ग्लास में आपने सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया, अमाउंट बढ़ा दिया सॉल्ट का, और सॉल्ट हमारा क्या था? सॉल्यूट ही तो था। बोलो क्लियर है? कोई दिक्कत है? नहीं होना चाहिए। देन फाइनली
कॉन्सेंट्रेशन टर्म टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में दो तरीके से बांटा जाता है। कौन कौन सा? टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ठीक है ना। टेम्परेचर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट कैसे, वो भी मैं आपको समझाता हूँ। अभी देखो कॉन्सेंट्रेशन, ध्यान दो, समझो हम यहीं पर क्लियर करवा दे रहे हैं, ठीक है, ध्यान से समझना। टेम्परेचर के बिहाफ पे कॉन्सेंट्रेशन को देखिए दो टाइप में बांटा जाता है, एक हो गया टेम्परेचर डिपेंडेंट और दूसरा हो गया टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। अब जरा ध्यान से समझना मेरे प्यारे दुलारे बच्चों। देखो टेम्परेचर डिपेंडेंट का मतलब होता है जो टेम्परेचर पर पूरी तरह से डिपेंड करे, और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट का मतलब होता है जो टेम्परेचर पर डिपेंड ना करे। अब देखो कौन टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा और कौन टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा, ये देखो इसको रटने का जरूरत नहीं है, फिर से समझ लो, तुमको इसको रटने का जरूरत है, बस इसको दिमाग में बैठा लेना है। देखो होता क्या है, खासकर बोर्ड के एग्जाम में होता क्या है, आपको पूछ लेता है विच कॉन्सेंट्रेशन, ऐसे पूछेगा आपको विच कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आर टेम्परेचर डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट, आपको ऑप्शन दिया रहेगा, ठीक है। तो देखो इसको अगर आप रटने जाओगे भूल सकते हो, तो देखो रटना नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो क्या है, जो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ध्यान से समझना, टेम्परेचर डिपेंड है वो कौन सा कॉन्सेंट्रेशन होगा, समझो, जो टेम्परेचर डिपेंडेंट है वो होगा वॉल्यूम रिलेटेड कॉन्सेंट्रेशन टर्म, मतलब जो पूरी तरह से वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा वो क्या कहलाएगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट। और जो किस पे, जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म मास पे डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, मास पे, ठीक है ना, वो क्या कहलाएगा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो बोलोगे सर ये भी तो रटना पड़ेगा ना, हम कैसे जानेंगे कि कौन सा वॉल्यूम होगा कौन सा मास होगा, तो वो अभी हम आगे देखेंगे। लेकिन देखो इसको भी रट्टा नहीं है, क्यों समझाते हैं। देखो आपको पता क्या है मास को लेकर के, मास को लेकर के आपको पता है क्या, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड, मास कैन, पढ़ा है आपको है ना, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब मास को ना तो आप बना सकते हो बच्चों और ना ही नष्ट कर सकते हो, तो किसी भी टेम्परेचर में मास अफेक्ट होगा नहीं। लेकिन वॉल्यूम के लिए ऐसा कोई रूल नहीं है, वॉल्यूम अफेक्ट हो जाता है। चलो इसको एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं, ठीक है। होगा क्या, मान लेते हैं हमारे पास एक कंटेनर है, मान लो हमारे पास क्या है, एक कंटेनर है, ठीक है ना, और कंटेनर में हमने क्या डाल दिया, कंटेनर में हमने डाल दिया H2O को, किसको डाल दिया, H2O को डाल दिया, ठीक है बच्चों, ये रहा हमारा क्या, H2O, हमने कंटेनर में H2O को डाल दिया, क्लियर है। अब जरा ध्यान देना, H2O को डाला तो H2O का जो एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास होगा वो कितना होगा, वो होगा 18 ग्राम पर मोल। ये हम एक मोल के लिए रिस्पेक्ट में लेंगे तो 18 ग्राम में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो देखो ध्यान दो, 18 ग्राम हमने H2O कितना लिया, 18 ग्राम, ये इसका एटॉमिक मास हो सकता है क्या, होता है, ठीक है। और इसका जो वॉल्यूम है हमने मान लिया, इसमें हमने कितना लिया है, 200 ml, ये इसका वॉल्यूम है, ठीक है। अब जरा ध्यान देंगे, हम क्या करेंगे, अब इसको हिट करेंगे, क्या करेंगे, इसको हिट करेंगे। जब हम यहाँ से इसको गर्म करेंगे, ठीक है, गर्म करेंगे बर्नर लगा के, तो क्या होगा, वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे जाने के बाद वेपराइज होने लगेगा, हाँ या ना। और जब ये वेपराइज होने लगेगा तो जाहिर सा बात है, वेपराइज होकर के, जब ये वेपराइज होने लगेगा तो वेपराइज होकर के क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, ये हवा में, मतलब एयर में क्या होने लगेगा, डिसॉल्व होने लगेगा। देन उस कंडीशन में ध्यान देना, जाहिर सा बात इसका वॉल्यूम क्या होगा, धीरे धीरे घटेगा। वाटर का वॉल्यूम जो लिक्विड स्टेट में है वो घटेगा या नहीं घटेगा, मतलब ये 200 ml से 100 ml हो सकता है, 50 ml हो सकता है, या पूरा का पूरा खत्म भी हो सकता है, वेपराइज होके ये जा भी सकता है, ठीक है। लेकिन वेपराइज होके वॉल्यूम तो घटा, ये हमको दिखा, वेपराइज होने पे वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ जो आपका जो वेपर फॉर्म में वाटर है, इसका अगर आप मास लिखोगे तो भी आप कितना लिखोगे, 18 ग्राम लिखोगे या नहीं लिखोगे। ये 18 ग्राम पर मोल था, एक मोल में 18 ग्राम था, तो ये भी 18 ग्राम पर मोल ही होगा, हाँ या ना। समझ गए कि नहीं समझ गए, मतलब मास में कोई चेंज नहीं आ रहा है, चाहे वो वेपर फॉर्म में हो चाहे वो लिक्विड स्टेट में हो, ठीक है ना। लेकिन यहाँ आप देखो वॉल्यूम घट रहा है, तो इसीलिए जो भी मास के रिस्पेक्ट में आपका कॉन्सेंट्रेशन टर्म होगा उसी को हम क्या कहेंगे, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, और जो वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में आपका जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म होगा उसको क्या कहेंगे, टेम्परेचर डिपेंडेंट। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं होना चाहिए बच्चों। अब हम चलते हैं आगे, चलिए अब क्या है, हम ध्यान देंगे, अच्छा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए बच्चों अब क्या है हमारा, हम इसको रब कर दिए, देन अब हम चलेंगे अपने अगले स्लाइड पे। देन फाइनली टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म आपके सामने है। अब देखिए जो भी आपको यहाँ पे टेम्परेचर डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट अलग कलर से लिखा हुआ है वो आपको अभी क्लास 11th में पढ़ना है, आपका एनसीईआरटी में दिया है, और जो नहीं है उसको आपको 12th में पढ़ना है। क्लियर है, अब जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या क्या है टेम्परेचर डिपेंडेंट, वॉल्यूम परसेंट, क्या क्या है, वॉल्यूम परसेंट है, ठीक है। उसके अलावा क्या है, वॉल्यूम परसेंट, स्ट्रेंथ, फॉर्मेलिटी, मोलैरिटी। देखिए इसको ग्रीन कलर में किया, मतलब अभी इसको आपको क्लास 11th में पढ़ना है, ठीक है, क्लास 11th में पढ़ना है। नॉर्मेलिटी, पार्ट्स पर मिलियन, एक्सेट्रा नहीं बच्चों इतना ही होता है, ठीक है ना, पार्ट्स पर मिलियन, ओके। देन फाइनली मुंह से निकल गया एक्सेट्रा, हर जगह एक्सेट्रा काम नहीं आता, इतना आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ठीक है। अब आ जाता है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, क्या क्या है, मास परसेंट है,
मोलैलिटी है, मोल फ्रैक्शन है, और देखिए ये तीनों आपको क्या है, अलग कलर से किया हुआ है मैंने। देन ये तीनों को ही आपको कहाँ पढ़ना है, क्लास 11th में भी आपको पढ़ना है अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी बुक, है ना। क्लास 11th में पढ़ना है। बाकी पीपीएम को भी इस बार मतलब 11th में आपको नहीं पढ़ना है, आपको 12th में पढ़ना है। बोलो क्लियर है अच्छे से। अब जाहिर सी बात है जो टेम्परेचर डिपेंडेंट है सभी किसके रिस्पेक्ट में है, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, और जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है वो सभी किसके रिस्पेक्ट में है, या तो मास के रिस्पेक्ट में या तो मोल के रिस्पेक्ट में। क्लियर है बच्चों, आगे बढ़ सकते हैं। बोलो क्लियर है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो फिर आगे चलते हैं। तो अब चलिए बच्चों, अब हम क्या करेंगे, एक एक करके जो जो आपको पढ़ना है 11th में उसके बारे में हम शॉर्ट वे में समझ लो, या फिर जो आपको एग्जाम में पूछने वाला है उसके रिस्पेक्ट में अभी हम आपको पढ़ा देते हैं। बाकी इसको 12th में तो हमको अच्छे से पढ़ना ही है। एक्चुअली क्या है ना बच्चों, इधर कुछ मतलब 1-2 दिन से मैं डिस्टर्ब चल रहा हूँ, एक तो लाइट के लिए, उसके बाद से आप सभी को पता है कि नीट का एग्जाम आपने सुना ही होगा। नीट का एग्जाम एक्चुअली बहुत सारे बच्चे तो प्रिपेयर भी कर रहे होंगे कि हाँ नीट का एग्जाम देना है। तो नीट के एग्जाम के जो अभी रिजल्ट्स आए हैं उसके रिस्पेक्ट में भी मैं कुछ ज्यादा डिस्टर्ब चल रहा हूँ। मुझे बहुत अंदर से बुरा लग रहा है ये चीज देख करके कि मतलब ये देश में चल क्या रहा है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि कुछ लोग मतलब हर जगह कुछ लोग क्या करते हैं, किसी ना किसी अपना अपना फैक्टर कोई ना कोई अपना फैक्टर जो है क्या करते हैं, छोड़ते रहते हैं। मतलब कुछ अच्छे लोग नहीं, बुरे लोग। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बहुत पैसा है, हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं। एक्चुअली होता क्या है, एज अ गार्डियन, आप तो स्टूडेंट हैं, आप जान रहे होंगे। देखो मेरा मेरा लेक्चर को हर एक स्टूडेंट देख रहा होगा, कोई दिल पे मत लेना, लेकिन हाँ जो बात मैं कहूंगा वो एकदम सीधा रफ एंड टफ, ठीक है, ध्यान देना। इसमें गलती मैं किसी एक को नहीं दे सकता। मैं ये नहीं कह सकता कि एंटी ने गलत करा, ठीक है ना। यहाँ गलत किसने करा, यहाँ एंटी ने तो गलत करा ही करा, उन गार्जियन ने भी जिन्होंने अपने बच्चों को हमेशा क्या दिया, बैसाखी, उन्होंने भी बहुत बड़ी गलती करा। कैसे, देखो एक बच्चा जो कम संसाधन में, जिसके पास कम है, ठीक है ना, हर एक चीज में उसको कॉम्प्रोमाइज करना होता है और वो चाहता है कि मुझे आगे जाके कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, तो वो मेहनत करता है। वो चाहता है कि मैं किसी भी तरह से इस चीज को क्या कर लूं, एक्सेप्ट कर लूं। मतलब ऐसा समझ लो कि मैं पा लूं उस चीज को, पाने की इच्छा, भूख, है ना। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, पापा मम्मी पैसे वाले हैं, क्या फर्क पड़ता है हम पढ़े नहीं पढ़े। अब पापा मम्मी को टेंशन, हाई मेरा बच्चा ये तो पढ़ेगा नहीं, कैसे होगा। एक काम करते हैं, पैसे से ही खरीद लेते हैं। देन 20 लाख 25 लाख 30 लाख ऐसे, ठीक है ना, फेंक दो, किसी भी तरह से बच्चा को कहीं घुसा दो। लेकिन आप जरा सोचो, अभी जो एनटीए ने किया नीट के एग्जाम में क्या करा है। देखो प्रॉब्लम ये है कि एक्चुअली मैं भी बहुत टाइम से पढ़ा रहा हूँ, 680 के पार जब नंबर जाता था ना नीट में, तो बच्चे को एम्स दिल्ली मिल जाता था, नॉर्मली मिल ही जाता था लगभग। इस बार क्या हुआ है, 720 मार्क्स, 720 आपको याद बता दूं, नीट का जो एग्जाम होता है उसमें टोटल मार्क्स कितने होते हैं, 720। क्लियर है, टोटल मार्क्स 720 होता है, ठीक है। अब जरा सोचो इस बार का जो एग्जाम का रिजल्ट आया है उसमें कुल मिला के लगभग 67 स्टूडेंट्स को 720 मार्क्स आया। कितना, 720 67। अब आपको बता दूं, नीट का एग्जाम कोई भी बच्चा अगर डॉक्टर बनना चाहता है उसके लिए वो देता है, और उसके लिए उसका फर्स्ट प्रायोरिटी होता है कौन, एम्स दिल्ली। कौन होता है, एम्स, ये उसका फर्स्ट प्रायोरिटी है, एम्स दिल्ली। वो चाहता है कि मैं किसी भी तरह से एम्स दिल्ली में एडमिशन ले लूं, ये उसका फर्स्ट प्रायोरिटी होता है। और एम्स दिल्ली में सीट कितने होते हैं टोटल, मान के चलते 55 ही होता है, लगभग 55। अब आप बताओ 67 बच्चों का 720 फुल मार्क्स है, 55 बच्चे एम्स दिल्ली में जाएंगे, बाकी बच्चे कहाँ जाएंगे। और वो किस बिहाफ पे उनको बोला जाएगा कि नहीं आप मत दो, क्योंकि जो भी 720 लेके आ रहा है उसका रैंक कितना है, ऑल इंडिया रैंक 1, AIR कितना है 1। अब जरा सोचो ऑल इंडिया रैंक, ध्यान से समझना, अभी तक के मेरे करियर में मैंने अभी तक 2 ही बार 720 में 720 देखा है, समझ लो 2 ही बार। और ऐसा क्या ही हो गया इस बार के नीट के एग्जाम में कि लगभग 67 बच्चे ऑल इंडिया रैंक 1 लेके आ रहे हैं। क्या ऐसा मतलब कौन सा बम फूट गया भाई, कौन सा चूरन खा के गए थे कि ऑल इंडिया रैंक 720 आ गया। बात को समझना। उसके अलावा सबसे बड़ा घपला क्या है ये भी देख लो। देखो जरूरी है इस सब चीज के बारे में समझना और जानना, बिकॉज आप इसका हिस्सा हो और मैं चाहता हूं कि आप इसका हिस्सा बनो। देखो अभी के डेट में, चूंकि मैं खुद यहाँ रह रहा हूँ, देखो हो क्या रहा है, हर एक एग्जाम को इस तरह का चीज का सामना करना पड़ा। हर एक एग्जाम, चाहे आप नीट ले लो, चाहे आप किसी भी तरह का कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम ले लो, हो क्या रहा है बच्चों को। अभी देखो कोई एक बच्चा पकड़ाया था पटना में, उसने खोला राज कि एक रात पहले ही नीट के सारे क्वेश्चंस को रटाया गया, और सेकंड टाइम मतलब लगभग 25 से 30 स्टूडेंट एक कैबिन में बैठे हुए थे, उसने ये कहा। और जब उसको पुलिस ने पकड़ा गया था वो, ठीक है ना, और उसने कहा कि 25 से 30 बच्चा को एक रूम में बैठाया गया और उसको पूरा नीट का क्वेश्चन को रटा दिया गया, ठीक है, अब जाओ और दूसरा दिन जाके एग्जाम दो। और ये चीज सिर्फ नीट में नहीं हो रहा है बच्चों, ये लगभग हर एक एग्जाम में इस तरह का काम देखा जा रहा है। बिचौलियों के द्वारा सुना जा रहा है कि तुम 30 लाख दे दो, तुमको एक दिन पहले हम कहीं लेके जाएंगे गुप्त स्थान पे, वहां जाकर तुमको रटा देंगे और कर लेंगे। अब इसे देखो इफेक्ट क्या पड़ेगा। जो बच्चा पढ़ता है मन लगा के 2 साल, जो मेरे जैसे समझ लो कि हमारे से तो बहुत टीचर्स हैं, देन हमारे जैसे टीचर्स की बात जो हर एक बच्चा हर एक मोड़ पे सुनता है और वो रट के मेहनत करता है, ठीक है, और वो लेके कितना आता है 690 695 720 उसके नहीं आते, ठीक है, वो मेहनत करके पढ़ा। और एक बच्चा जो अपने माँ बाप के दम पे, पैसों के दम पे 720 लेके आ रहा है। आप जरा सोचो आपको पढ़ने का मन करेगा,
आपको क्या मन करेगा? छोड़ यार पढ़ाई लिखाई, 2 साल कहीं भी 11-12 कर लेते हैं, जाते हैं कैसे भी करके 25-30 लाख रुपए जुगाड़ कर लेते हैं, दे देते हैं और ऑल इंडिया रैंक ले आते हैं। क्यों पढ़ेंगे भाई हम? हमें पढ़ने की इच्छा क्यों करेगी? सोचो हमारा देश कहाँ जा रहा है, हमारा एजुकेशन सिस्टम कहाँ जा रहा है, और ये जो इस तरह के जो लोग हैं घटिया, ठीक है ना, घटिया, वो कहाँ लेके जा रहे हैं देश को। अब जरा सोचो, जो बच्चा कभी मेहनत नहीं करता, जो कभी पढ़ना नहीं चाहता, और उसको आप इस तरह से कुछ तिकड़म भिड़ा करके आप 720 ले आते हो और एम्स दिल्ली में पहुंचा देते हो, वो लड़का वहां सर्वाइव कैसे करेगा? बात समझ रहे हो? अगर वो कॉलेज टॉप मोस्ट कॉलेज है तो वहां सर्वाइव भी तो करना है, वो वहां सर्वाइव कैसे करेगा? क्योंकि उसको तो मन ही नहीं करता ना पढ़ने का, वो वहां क्या पढ़ेगा? और अगर किसी तरह से घींच घांच करके वो पास कर भी जाता है, एम्स दिल्ली का सर्टिफिकेट, एमबीबीएस यानी कि बीएमबीएस का सर्टिफिकेट लेके आ भी जाता है, तुम्हारा इलाज क्या करेगा? कैसे इलाज करेगा वो तुम्हारा? मार देगा। तो एजुकेशन सिस्टम को गंदा कर रहे हैं ये लोग कुछ लोगों के जरिए। इसके अलावा देखो और एक धांधली कैसे पकड़ा कैसे गया। देखो एक तो ये हुआ, इतने बच्चों का अचानक से 720 पे 720, ठीक है। उसके अलावा देखो थोड़ा देख लो क्योंकि ये जरूरी है ना। उसके अलावा देखो क्या कुछ बच्चों का आ रहा है 719, कुछ बच्चे का आया, मतलब 2 बच्चे का आया 718 एंड 719। अब थोड़ा बात को समझना, मैं आपको लेकर के चल रहा हूं कैसे 718 और 19 पॉसिबल है ही नहीं, ये मार्क्स किसी को मिल ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। कैसे पूछो, देखो एक क्वेश्चन होता है, वन क्वेश्चन, ठीक है, वन क्वेश्चन होता है, वन क्वेश्चन होता है, वन क्वेश्चन होता है नीट में कितने मार्क्स का? 4 मार्क्स का। कितना होता है? 4 मार्क्स का, ठीक है। और निगेटिव करने पर कितना? निगेटिव करने पर कितना मार्क्स कटता है? 1 मार्क्स। टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं? टोटल क्वेश्चन होते हैं 200, जिसमें से आपको करना होता है 180। देन 180 इंटू 4 720, 180 इंटू 4 720। अब जरा ध्यान दो, जब आप 720 मतलब अगर आपने पूरा 180 का 180 बना दिया, 180 का 180 बनाया तो आपको कितने मिलेंगे? 720, ठीक है। हो सकता है आपको क्या हो जाए, आपको 180 का 180 आप नहीं बनाए तो आपका कितना आएगा, यानी कि आपने अगर 179 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो आपको कितना मिलेगा? 716, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आपने 179 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करा, 179 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करा और उसमें से आपका 1 क्वेश्चन क्या हो गया? 1 क्वेश्चन, ध्यान से समझना, 1 क्वेश्चन आपका क्या हो गया, ध्यान से देखना, वो 1 क्वेश्चन आपका हो गया गलत, 1 क्वेश्चन क्या हो गया आपका? गलत हो गया। देन उस कंडीशन में आपको कितना मिलेगा? जाहिर सा बात है, आपने अगर 179 अटेम्प्ट करा, इसमें से एक क्वेश्चन गलत हुआ तो 716, और एक और नेगेटिव मार्क के कारण आपको कितना मिलना चाहिए? 715। मतलब आपका क्या क्या मार्क्स मिल सकता है इस कंडीशन में? 715 मिल सकता है, 716 मिल सकता है, 720 मिल सकता है। ये 719 और 718 किस बिहाफ पे भाई? कौन सा कैलकुलेशन है ये? कहां से? तो एंटी ने जवाब क्या दरा? भैया हमने तो ग्रेस मार्क्स दे दिया। अबे मतलब क्या है भाई, क्यों गुस्सा दिला रहे हो स्टूडेंट्स को? क्यों? आपको पता है आपके चक्कर में कितने बच्चे मतलब डिप्रेशन में चले जाते हैं? आपको पता है कुछ बच्चे इतने सीरियस होते हैं और इतना मन लगा के पढ़ाई कर रहे होते हैं, कुछ बच्चों ने तो सुसाइड तक अटेम्प्ट कर लिया। तो देखो बच्चों, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, सुसाइड करने की जरूरत नहीं है। नीट ही एक जरिया नहीं है जिससे आप अपने आप को साबित कर सको, और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जिससे आप खुद को साबित कर सकते हो। लेकिन बच्चा जाए भी तो जाए कहाँ? वो अपनी प्रॉब्लम्स कहाँ दिखाए? आप समझ सकते हो आप देश का भविष्य के साथ क्या कर रहे हो? कुछ आपको दिमाग है? क्या चल रहा है यहाँ पे? हैं 719 718 इतने बच्चों का 720, भाई किसी को एम्स मिलेगा नहीं दिल्ली। क्या आप कट ऑफ को लेके जा रहे हो ऊपर? कहां से आएगा इतना मार्क्स? और क्या क्वेश्चन बहुत इजी था? नहीं बच्चों, मैंने देखा क्वेश्चन, क्वेश्चन कोई बहुत इजी क्वेश्चन नहीं था, बच्चों के लिए वो टफ ही था। बात को समझो, कोई भी बच्चा इतना मार्क्स 718 19 कैसे आप ग्रेस मार्क्स किस बिहाफ पे दे सकते हो? मतलब क्या हुआ कि मतलब चलो 716 आया है, चलो बच्चा मुझे तुम पे दया आ गई, ग्रेस मार्क्स दे रहा हूं, 2 नंबर बढ़ा दिया मैंने, 3 नंबर बढ़ा दिया। क्या चल क्या रहा है भाई? मजाक चल रहा है क्या यहाँ पे? उसके अलावा क्या ये जो 720 मार्क्स है, एक ही सेंटर से 2 बच्चे, 720 में 720। अब क्या कह रहे हैं, 720 मार्क्स भी जो 6 बच्चों का आया वो भी 720, मतलब समझो एंटी क्या कर रहा है, 720 जो मार्क्स है वो भी क्या 6 बच्चों का हमने क्या किया, ग्रेस करके दिया। अरे भाई तुम ग्रेस करके उसको फुल मार्क्स दे दिया, मतलब क्या मजाक चल रहा है भाई? तुम ग्रेस करके फुल मार्क्स कैसे दे सकते हो भी 6 बच्चों को? यहाँ तो 67 बच्चों की बात हो रही है। क्या पता हो सकता है कि दोनों को दिया गया हो। मतलब जिसके पास पैसा होगा, मतलब एक तो ऐसे ही नीट का जो एग्जाम होता है इसका प्रिपरेशन के लिए बच्चा कोटा वोटा जाता है, लाखों पैसे खर्च करता है, और पैसे खर्च करने के बाद ठीक है वो बच्चा पढ़ता है और एग्जाम देता है। बहुत ऐसे बच्चे हैं, मैंने कहा ना, देखो बच्चों मैं अपने बारे में थोड़ा बता दूं। देखो मैं गिरिडीह में पढ़ाता हूँ, गिरिडीह में मेरा खुद का कोचिंग सेंटर है। मैं प्रयास ये करता हूँ कि जितने भी गरीब से गरीब बच्चे जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते इतना महंगा पढ़ाई, मैं अपने कोचिंग में उनको बहुत ही मतलब ऐसा समझ लो बहुत ही कम पैसों में मैं उनको केमिस्ट्री उस लेवल का देता हूँ जिस लेवल पे बच्चे कोटा में पढ़ाई करते हैं। अपना पूरा प्रयास करता हूँ मैं कि बच्चा का नीट निकले, बच्चा का जेई निकले, और मैंने निकाला है अपने लाइफ में। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि जो बच्चे गरीब है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो तो खुद ही कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, मतलब वो बिना ऑक्सीजन मास्क का मेहनत करके पहाड़ पे चढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं कि किसी भी तरह से अपना सिलेक्शन हो जाए। अब उस कंडीशन में
वो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकता, वो मन लगा के पढ़ सकता है, क्योंकि गरीब बच्चे के पास एक ही चीज होता है, वो होता है उसका मेहनत। ये बात ध्यान से सुनना, और सुनो एनटीओ वालों, ध्यान से सुनो। तुम होगे बहुत रईस, बहुत पैसे वाले, और तुम पैसों के लिए ये सब कर तो जरूर रहे हो, लेकिन वो दिन दूर नहीं जिस दिन देश डूब जाएगा तुम्हारे चक्कर में। क्या जरूरत है ये सब काम करने का? मुझे सिर्फ इतना बताओ। मैंने कहा ना, जो गरीब बच्चा होता है ना, वो दिन रात एक करके पढ़ता है कि वो अपनी स्थिति को सुधारे और वो एक अच्छे मुकाम पे पहुंचे। वो नहीं कोचिंग अफोर्ड कर सकता, और जब वो इस तरह की चीजों को देखेगा ना, आप सोचो उसके अंदर कितना निगेटिविटी जाएगा। वो उसको पढ़ने का मन कैसे करेगा यार? है किस तरह से करेगा पढ़ने का मन? क्यों करेगा? नीट जैसा एग्जाम, अगर जेई में इस तरह का था, जेई में भी हुआ है परसेंटाइल को लेकर, हम लोग सभी ने आवाज उठाया था। मैं कहता हूं नीट और जेई, ये सब जितने भी एग्जाम्स या कोई भी एग्जाम्स, अगर इस तरह का धांधली आप कर रहे हो, क्या कुछ पैसों के लिए देश बर्बाद कर दोगे, एजुकेशन सिस्टम खराब कर दोगे? आपको पता है कितना बदनामी होगा इंटरनेशनल पे? समझो इस चीज को। अरे भाई, कुछ मतलब सब मोरालिटी खत्म कर दी क्या? दिमाग खत्म हो गया आपका? बेशरम लोग, बेहया, ऐसे समझ लो। इनके लिए इज्जत ही निकलता मेरे मुंह से। पटना में पेपर लीक का घटना सामने आ रहा था, टेलीग्राम पे नाच रहा था क्वेश्चन, ठीक है, एनटीए ने मना कर दिया ना, ऐसा कुछ नहीं है हमारे यहाँ। तो फिर इतना मार्क्स कैसे आ गया बच्चों का? कहां से आया इतना सारा मार्क्स? इतना कट ऑफ हाई कैसे चला गया? आपका क्वेश्चन लीक नहीं हुआ तो मानने को तैयार नहीं हो यार। बच्चा यहाँ परेशान है, डिप्रेशन में है, कैंसिल करो एग्जाम, री एग्जाम लो। मैं तो सिर्फ यही कहता हूँ। और अगर ये सब स्टूडेंट्स ध्यान दो, सबसे बड़ी ताकत आप हो, आपको लगना होगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप मेरी वीडियो को शेयर करो। हाँ, आप बता सकते हो, आप अवेयरनेस फैला सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरी वीडियो को मतलब शेयर करो, जितना ज्यादा हो सकता है इस चीज को लेकर के शेयर करो। हाँ, पढ़ाई को लेकर के मैं जरूर कहता हूँ, इस चीज को लेकर के मैं ये नहीं कहूंगा कि आप वीडियो को शेयर कर दो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं इतना कह रहा हूँ, जागो। आज अपने लिए नहीं लड़ोगे ना, तो कोई आपके लिए लड़ने वाला नहीं है। याद रखना, वो मूवीज में देखते हो ना, उधर से आ गया कोई हीरो आकर के सबको बचा रहा है। देखो, आज मैं आपसे अपने लाइफ का एक बहुत बड़ा मतलब जो मैंने सीख लिया है ना अभी तक, वो सीख ये है, अपना हीरो खुद बनो। याद रखना, आप ही अपने नायक हो और कोई नहीं। तब आएगा बोलेगा। मैं इस बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि अंदर से बहुत तकलीफ हो रहा है, हार्ट से बहुत तकलीफ आ रहा है। मतलब ऐसा समझ लो कि मैं बहुत तकलीफ में हूँ इस टाइम पे ये सब देख करके, क्योंकि एक यही तो एग्जाम था जिसमें मैं ये कह सकता था कि बहुत पारदर्शिता के साथ, बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ ये एग्जाम हो रहा है। मैं बहुत मतलब ऐसे समझ लो, मैं अभी तक बच्चों को यही कहता था कि देखो बच्चों, पहले ये कोशिश करो कि ये निकाल लो। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स में तो ये सब धांधलियां होती रहती हैं, कभी पेपर लीक हो गया, कभी कुछ हो गया, आप सुनते भी होगे कहीं ना कहीं से। लेकिन इन सभी चीजों के बारे में मैं बिल्कुल अश्योर था कि ये सब नहीं होता इन सभी एग्जाम्स में, नीट जेई, है ना। क्योंकि इसका मतलब इस एग्जाम को कंडक्ट कौन करवाता है? इस एग्जाम को कंडक्ट करवाता है एनटीए। ध्यान से समझना। देन एनटीए जो है, इस पे मुझे पूरा भरोसा था कि ये इस तरह की हरकतों को नहीं करेगा। लेकिन ये जब से हुआ है ना, अंदर से मन बहुत विचलित है। इस बिहाफ में मैं बोलूंगा, बच्चों बहुत मेहनत करो, आप पढ़ोगे तो आज आगे जाकर के आप बहुत कुछ अच्छा करोगे। यहाँ तो मुझे ये कहना पड़ेगा, बच्चों खूब सारा पैसा कमाओ, जाओ किसी का कुछ कर दो, किसी का कुछ कर दो, लेकिन किसी भी तरह से पैसा कमा लो, पैसा दे दो, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। भाई क्या चल रहा है भाई देश में, और क्यों कर रहा है ये सब? मतलब क्या है? मतलब दिमाग बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में इन सभी चीजों को लेकर। देन बच्चों, तुमसे जो हो सकता है एनटीए के साइट पे ऐसे समझ लो कि ट्वीट करो एनटीए को, ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा ट्वीट करो कि री एग्जाम करवाओ नीट का, हम नहीं जानते, हमें री एग्जाम चाहिए। अब तुम ही बताओ ना, 67 बच्चे जो 720 AIR1 लेकर के आए हैं, 55 सीट ही है दिल्ली में, ठीक है ना, किनको दोगे और किनको नहीं दोगे सीट्स? जो बच्चे बच जाएंगे 55 के अलावा, जो बच्चे बच जाएंगे, वो बच्चे अगर उनको एनएसडब्ल्यू नहीं मिलता तो उन्होंने क्या गुनाह किया? ठीक है। उसके अलावा जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, देखो कोई भी एग्जाम जैसे समझाते हैं, कोई भी एग्जाम, जैसे मैंने भी बहुत सारे एग्जाम्स को लिखा है, दिया है, पढ़ करके दिया है। देन उस कंडीशन में मैं भी ये कहता हूँ कि आप 100 में 100 लाना बहुत मुश्किल है बच्चों, पॉसिबल नहीं है 100 में 100 लाना, फुल मार्क्स पॉसिबल नहीं होता है हर समय। देन उस कंडीशन में कट ऑफ बनता है। आप ऐसे कैसे कर सकते हो? कैसे इतना बच्चा का आ जाए? इतना इंटेलिजेंसी भैया कहाँ से आता है भाई? एक दो का मान सकते हैं, पर इतने बच्चों का, इतना इंटेलिजेंट बच्चा अचानक से पैदा होके आ गया बाहर, वाह क्या बात है भाई। मतलब छोड़ो, चलो समझ गए क्या कहानी है, क्या सिनेरियो चल रहा है। रुकना मत, जितना ज्यादा हो सकता है। देखो ट्विटर एक ऐसा चीज है, मतलब ट्विटर पे आप जितना ज्यादा हो सकेगा रीट्वीट करो। हमें री एग्जाम चाहिए जहां तक हो से, और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस फैलाओ इस चीज को लेकर के, ठीक है। आपको अवेयरनेस फैलाना ही फैलाना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया ना कि नीट में क्या धांधली चल रहा है और नीट के लिए क्यों इतना बोला जा रहा है। क्योंकि देखो आज कल अभी आपके सीनियर्स के साथ ये हुआ, कल आपके साथ भी हो सकता है। देन फाइनली बच्चों, बात करना जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये बहुत गलत हरकत है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा गलत हरकत है। चलिए अब देखते हैं हम लोग आगे, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा। देन अब हम लोग एक एक करके सभी को समझेंगे। तो सबसे पहले हम किसको समझेंगे? सबसे पहले हम समझेंगे मास परसेंट को। मास परसेंट होता क्या है, ठीक है। मास परसेंट के बारे में हम लोग इतना समझते हैं, ध्यान दो। देखो मास परसेंट का मतलब हुआ, जाहिर सा बात है, आप क्या कर रहे हो, आप सॉल्यूशन एक तैयार कर रहे हो। ध्यान से समझना, पहले आपको मैं समझा देता हूँ, फिर डेफिनेशन के जरिए आपको क्लियर करवाऊंगा। एक सॉल्यूशन आप तैयार करते हो, मान लेते हैं कि एक सॉल्यूशन है ए,
मतलब एक सॉल्यूशन है, ठीक है ना, सॉल्यूशन में बनाना चाहता हूँ, ऐसा समझो। थोड़ा सा रुक जाना 2 मिनट के लिए, एंटी के बारे में बोलते के साथ में थोड़ा सा दिमाग खून खोल गया है मेरा, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, देखो होता क्या है कि हम यहाँ लेते मान लेते हैं एक सॉल्वेंट है, ठीक है, जिसको मैंने डाला, और इस सॉल्वेंट का नाम है, इस सॉल्वेंट का नाम है ए, इस सॉल्वेंट का नाम क्या है, ए, ठीक है, इस सॉल्वेंट का नाम है ए, ओके जी। देन क्या, उसके बाद मैंने एक सॉल्यूट को डाला, ठीक है, इसका नाम है बी, इसका नाम है बी, क्या है, बी, और सॉल्यूशन क्या तैयार हो रहा है, ए और बी। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं, जाहिर सा बात है, सॉल्यूट कम होगा, सॉल्वेंट ज्यादा होगा। अब मैं कहूंगा आप मास परसेंट निकाल के दो, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, हमारे पास कौन कौन से कंपोनेंट है, कंपोनेंट ए, ध्यान देना, कंपोनेंट कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी, ठीक है। चलो अब देखो, कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, सबसे मजे की बात क्या है, ध्यान से देखना। देन हम ये कहेंगे कि हमको मास परसेंट ऑफ ए निकाल के दो, क्या निकाल के दो, मास परसेंट ऑफ, क्या निकाल के दो, ए कितना होगा। तो देखो इसके लिए फॉर्मूला बनेगा क्या, मास परसेंट इज इक्वल टू क्या, मास मास ऑफ कंपाउंड, या फिर मास ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये आपका बन गया फॉर्मूला, ठीक है। अगर आपको किसी का भी मास परसेंट निकालना है तो आप मास ऑफ कंपोनेंट लिखिए और उसके बाद टोटल मास कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन। चलिए अब हम एक बार ए और बी के लिए फॉर्मूला डराइव कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए मास ऑफ, देखिए हम लिख रहे हैं, ठीक है, मास ऑफ कंपोनेंट ए इज इक्वल टू क्या, हम मान लेते हैं WA, ठीक है। देन मास ऑफ कंपोनेंट ठीक है ना, कौन सा, B इज इक्वल टू क्या, WB। देन फाइनली मास परसेंट ऑफ ए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा। देन मास परसेंट ऑफ ए इज इक्वल टू WA बाय WA प्लस WB इंटू क्या, 100। ये हो गया आपका फर्स्ट। अगर आपको बी का बोलेगा तो आप बी के लिए क्या करोगे, कुछ नहीं, फिर से वही चीज, क्या करोगे, मास परसेंट ऑफ क्या, कंपोनेंट बी इज इक्वल टू WB बाय WA प्लस WB इंटू 100। तो मतलब जिसका भी आपको बोला जाए, जिसका भी आपको कहा जाए, ठीक है ना, जिसका भी आपको कहा जाए उसका आपको क्या करना है, मास लिखना है ऊपर, और बस टोटल मास से उसको क्या कर देना है, आपको 100 से फिर मल्टीप्लाई कर देना है। दोनों को डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, आपका मास परसेंट मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। देन बच्चों इसके बाद हम चलते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते ले लो। देन बच्चों आज क्लास यही रखते हैं, थोड़ा सा मूड हो गया ऑफ, समझ जाओ, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। हम चाहेंगे, एक्चुअली मेरा इच्छा होगा कि जितना जल्दी हो सकता है फिर से रीनीट हो, मतलब एग्जाम फिर से नीट का होना चाहिए और ज़रूर होना चाहिए। ये बिल्कुल भी मतलब ऐसे समझ लीजिए कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, मामला ऐसे सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है, इस बारे में अभी बहुत कुछ होना बाकी है, कोई किसी तरह का कुछ होगा नहीं, स्टे लगेगा इस पर, आप चिंता मत करना। जो बच्चों ने नीट का एग्जाम दिया है, ठीक है, और मतलब जिनको बुरा लग रहा है अंदर से कि ऐसा हो गया हमारे साथ, प्लीज़ बच्चों डिप्रेशन में नहीं जाना, एकदम बिल्कुल रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है। फिर से कहता हूँ, नीट JEE जरूरी है, जीवन नहीं है, ऐसे समझ लीजिए। जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, पर लाइफ नहीं है। लाइफ हमारा बहुत आगे है और हमारे साथ ऐसा समझ लो कि किसी एक के लिए कभी भी हमारा जिंदगी रुकता नहीं है, हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप नीट छोड़ दो, नीट का एग्जाम देना छोड़ दो, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये सब आपको हर जगह देखने को मिलेगा, एज ए स्टूडेंट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा है, आप जैसे अपना घर नहीं छोड़ते ना, मान लो कि आपके घर में अगर कोई आ गया, ठीक है, और बोला निकलो भी बाहर यहाँ से, ऐसा तो नहीं कि आप बिना लड़े निकल जाओगे, ठीक है, लड़ोगे ना उससे 10 मिनट के लिए भी, ठीक है, भले उसके पास AK-47 हो, पर लड़ने का कोशिश तो करोगे। उसी तरह से, ठीक है ना, आपको भी यहाँ लड़ना है, आपको हिम्मत नहीं हारना है, क्योंकि आप में बहुत ताकत है, ठीक है ना, एनर्जी है आपके अंदर। तो जो बच्चों ने नीट का एग्जाम दिया है, प्लीज बच्चों सभी से एकदम दिल से रिक्वेस्ट है, एकदम पैनिक मत होना, टेंशन मत लेना, लगे हुए हैं, छोड़ेंगे नहीं चाहे जो हो जाए। बाकी
सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा पावर है, ठीक है, जितना हो सकता है इसको ट्रेंड में लेके आना है। जितने भी बच्चे मेरे वीडियो को देख रहे हैं, 10 20 50 100 जो भी देख रहे हैं, ठीक है ना, उनके लिए सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट होगा, आपको अगर किसी को आपको अवेयर कर रहा है तो आप बता दो कि आखिर नेट में हुआ क्या है, और सोशल मीडिया में ट्रेंड करवाओ इस चीज को, इतना ट्रेंड करवा दो, क्योंकि आप स्टूडेंट हो, इतना ट्रेंड करवा दो कि ये मुद्दा बंद नहीं होना चाहिए। एनटीओ को जवाब देना होगा, ट्रांसपेरेंसी देनी होगी, और नहीं तो एग्जाम कैंसिल करवाना ही होगा। आप ग्रेस मार्क्स नहीं दे सकते क्योंकि आप नेगेटिव मार्क करते हो। अगर आपने समय, जैसे कि कहा था एनटीए के डायरेक्टर ने कि हमने ग्रेस मार्क्स दिया क्योंकि टाइम जो था, टाइम में थोड़ा मतलब एक्चुअली समझ लो कि क्वेश्चन देने में लेट हो गया था, हमें थोड़ा सा समय रह गया था। तो एक बात बताओ डायरेक्टर चचा, आप ही बताओ, आपने, आपकी गलती कि आपने देर से क्वेश्चन दिया, तो आप 15 मिनट्स ग्रेस दे देते कि चलो ठीक है, तुमको मैंने 15 मिनट लेट से दिया, चलो कोई बात है, इस सेंटर का जो क्वेश्चन होगा वो 15 मिनट बाद दिया जाएगा। आपने टाइम नहीं दे करके आपने मार्क्स दिया, जो कि सरासर गलत बात। मार्क्स कमाया जाता है, दिया नहीं जाता, इसको याद रखिएगा। ये मेरा डायरेक्ट, अगर आप कभी मेरी वीडियो को देखो तो आप एक बात हमेशा याद रखना, मैं आपको सीधी बात कर रहा हूं, आप यूपीएससी क्लियर करके आए हैं ना, यूपीएससी में भी या किसी भी एग्जाम में आप मार्क्स बांट नहीं सकते, आप टाइम दे सकते हो कि भैया चलो तुम इतना देर और दे दिए, तुम कंप्लीट कर लो इसको। 718 719 या 720 भी जो आप दे रहे हो, ये उन बच्चों के साथ अन्याय है जिन्होंने मेहनत करा है, ठीक है। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में नए क्वेश्चन और इसी को आगे बढ़ाते हुए। देन नेक्स्ट क्लास या उसके नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। आप डरना मत, आप टेंशन नहीं लेना, आपका बस एक काम है, आप मेहनत करो। भगवान कृष्ण ने भी यही कहा है, फल की चिंता मत करो, कर्म करते चलो, अपना कर्म करो, बस ईश्वर आपके साथ है, ठीक है। हम लोग सभी मिलकर के इस मुद्दे को उठा रहे हैं, लगातार उठा रहे हैं, छोड़ेंगे नहीं चाहे जो हो जाए, ठीक है। आप लोग भी अपने तरफ से जितना हो सकता है मेहनत करो। अच्छा लगा हो सेशन, शेयर कर देना, लाइक कर देना और सब्सक्राइब तो कर ही देना, क्योंकि मुझे भी ज़रूरत है कि आप मुझे अपना सपोर्ट दिखाओ ताकि मुझे भी और अच्छा लगे मेहनत करने में। चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए राम राम जी।